अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न में वो कहते हैं प्रत्येक ए मीटर स्क्वायर की तथा d1 व d2 मीटर की दूरियों पर परस्पर रखी 3 प्लेटों से बने निकाय की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसके बीच के स्थान में ε1 व ε2 मानों के सापेक्ष वैद्युतशीलता के परावैद्युत माध्यम भरे हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 है। देखिए तुल्य धारिता पूछते हैं, ये 3 प्लेटों से बना युग्म है। 3 प्लेटों से बना युग्म कैसा हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। 3 प्लेटों से बना युग्म, दो संधारित्रों की 3 प्लेटों से बना युग्म कैसा हो सकता है या किस क्रम में जुड़ा हो सकता है। अब देखिए समांतर क्रम तो ये हो नहीं सकता। समांतर क्रम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र का सीधा संबंध वैद्युत सेल से होता है या ऊर्जा स्रोत से होता है, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन श्रेणी क्रम में डायरेक्टली संबंध वैद्युत स्रोत से नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है, मान लीजिए ये आपकी संधारित्र की प्रथम प्लेट हो गई है, पहली प्लेट, ठीक है, और ये उसकी दूसरी प्लेट हो गई है। ये उसकी कौन सी दूसरी प्लेट हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि 3 प्लेट है। इस प्रश्न में प्रयोग की जाने वाली कितनी प्लेट है, 3 प्लेट है। 3 प्लेटों, तो पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये और तीसरी प्लेट ये हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो परावैद्युतांक का माध्यम है वो वैद्युतशीलता दी है इन्होंने ε1 व ε2। तो पहले में क्या हो गया, ε1 हो गया और दूसरे में ε2 हो गया, ठीक है जी। इस तरह से हमने इनको दर्शा दिया है, लिख दिया है। पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, जैसा कि हमने पिछले वाले प्रश्न में किया था, और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको भी वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से यह एक युग्म बन जाता है। अब युग्म कौन सा बनेगा, ये युग्म बनेगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इसलिए बनेगा क्योंकि इनकी जो बीच वाली प्लेट है ये कॉमन प्लेट है, कॉमन प्लेट है। कॉमन प्लेट इसलिए है कि ये टच हो रही है। ये क्या हो रही है, टच हो रही है। यदि मैं इन दो संधारित्रों को, जैसा कि ये है, पहला संधारित्र हो गया धारिता मान लीजिए C1, ये दूसरा संधारित्र हो गया धारिता मान लीजिए C2 है, ठीक। मैं लिखना चाहूँ तो लिख लीजिए, ये संधारित्र C1 है, ये संधारित्र C2 है। यदि मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहूँगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहूँगा तो इसकी पहली प्लेट को किसी ना किसी सेल से कनेक्ट करूँगा, प्लस वाले सिरे से, है ना। दूसरी प्लेट बची है, इस दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ूंगा, और जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है इसको सेल की रण प्लेट से जोड़ूंगा। इस प्रकार से पूरा परिपथ बनकर हमारा तैयार हो जाता है, करंट फ्लो होगा और ये जो संधारित्र है C1 व C2 आवेशित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये डोरी ना हो, बीच में जो जुड़ रही है कनेक्शन वायर, अगर ये ना हो, ये वाली वायर अगर नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, बनाने के लिए, युग्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संधारित्रों को पास पास लाना पड़ेगा, बिल्कुल पास पास। इतने पास लाना पड़ेगा कि इनकी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में टच हो जाए, आपस में टच हो जाए, स्पर्श हो जाए। स्पर्श होने के पश्चात ये कैसी युग्म बनेगा, इस प्रकार का युग्म बनेगा। ये C1 हो गया, ये हो गया C2, ये C1 और C2, इसके बीच की जो प्लेट है ये कॉमन प्लेट है, यानी ये स्पर्श वाली प्लेट है, जैसा कि चित्र में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो युग्म है ये कौन सा युग्म बन रहा है, श्रेणी क्रम बन रहा है। कौन सा, श्रेणी क्रम। आप कंफ्यूज ना हो। अब इसके विपरीत कौन सा क्रम आता है, दूसरा वाला क्रम होता है जी समांतर क्रम। भाई श्रेणी क्रम तो आप समझ चुके बहुत अच्छे से। अब कौन सा क्रम आता है, समांतर क्रम। चलिए समांतर क्रम को भी देख लीजिए। समांतर क्रम में जो संधारित्र होते हैं ऊपर नीचे लगे रहते हैं और इनका सीधा संबंध क्या रहता है, किसी न किसी वैद्युत सेल से रहता है। तो ये क्या बन गया, आपका समांतर क्रम बन चुका है, जिसमें पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे की है धारिता C2। इस सेल के स्थान पर यदि आप चाहो तो कोई ना कोई बिंदु भी आप मान सकते हो।
मान लीजिए ये बिंदु हो सकता है आपका ए, ये हो सकता है बिंदु बी। अब एक चीज और ध्यान देंगे, इस प्रकार के चित्र भी आपको मिलेंगे सवाल करने के लिए, और जब चित्र मिलेंगे तो उनमें क्या होगा, बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकते हैं या तुल्य धारिता भी पूछ सकते हैं। तो जैसे ये पॉइंट बने हुए हैं ए और बी, अगर वो पूछें एक चित्र के अनुसार दिए गए बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए कितनी होगी, या इसी प्रकार के मान लीजिए और बहुत सारे संधारित्र जोड़ रखे हैं इन्होंने, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे संधारित्र, ठीक है ना, इस प्रकार के भी चित्र में दिए हुए हो सकते हैं। तो ये परिपथ बन गया है, परिपथ बन गया है ए और बी। आप बिंदु ए व बी ही ज्यादा ध्यान दीजिए, बिंदु ए व बी पर ही क्यों ध्यान दीजिए, क्योंकि जब बिंदु ए और बी दे रखे होते हैं तो उनके बीच ही सेल लगा होता है, उनके बीच ही सेल लगा होता है, या फिर जो बाह्य स्रोत है, वैद्युत स्रोत है, उस पर ही वो करंट लगाते हैं। आगे का जो क्रम है इसके बाद ही निर्धारित होगा, आगे का क्रम इसके बाद ही निर्धारित होगा, ना कि इससे पहले। अब मानकर चलिए बिंदु ए व बिंदु बी है ही नहीं, बिंदु ए मानकर चलो यहाँ हो सकता है, और भैया मान लीजिए बिंदु बी कहीं यहाँ हो सकता है, मान लीजिए, समझ में आ रहा है भाई, बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु बी कहीं यहाँ हो सकता है, परिपथ वही है लेकिन क्या किया, बिंदु बदल दिए। अब आप क्या समझेंगे, सेल का पहला सिरा जो पहला तार है बिंदु ए पर लगाया है उन्होंने, और दूसरा सिरा बिंदु बी पर लगाया है। अब बिंदु ए और बी को ध्यान में रखते हुए हम आगे का जो चित्र है, क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम ध्यान में रखते हुए इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक है जी। जब तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो ये जो संधारित्र है ये इनकी कौन सी क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों का सीधा संयोग सेल से होता है या ऊर्जा स्रोत से होता है जहां से करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम में सीधे तार के द्वारा वो जुड़े होते हैं, सीधा सीधा संबंध सेल से उनका नहीं होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में एक बार फिर समझ लीजिए, श्रेणी क्रम क्या होता है, ये मानकर चलो पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये 5 संधारित्र हैं, ठीक है। इनका हमको क्या करना है, श्रेणी क्रम बनाना है। श्रेणी क्रम बनाने के लिए जो आपका संधारित्र है C1, C2, C3, C4 और C5, 5 संधारित्र है। इसी प्रकार से आप 10, 20, 50, 100, 200 जितने चाहे उतने संधारित्र श्रेणी क्रम में इस विधि का प्रयोग करते हुए जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो संधारित्र C1 है इसकी प्रथम प्लेट को हम किसी न किसी सेल से कनेक्ट कर देंगे, बाह्य स्रोत जो ऊर्जा स्रोत है उससे जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, दूसरे लास्ट वाला जो संधारित्र है उसकी अंतिम प्लेट से जोड़ देंगे। ये मैं श्रेणी संयोग आपको सिखा रहा हूँ, श्रेणी क्रम कैसे बनता है। धारा हमेशा सेल के बड़े सिरे यानी धन सिरे से चलती है, आइए आप इसको मान सकते हैं, वो अगले लेसन में है, बहुत डीपली आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो धारा प्रवाहित होनी शुरू हो चुकी है, C1 यहाँ पर आवेशित होना शुरू हो चुका है, अभी हो नहीं रहा है, होने के लिए पूरा पूरा तैयार है। तो क्या होगा, इसकी दूसरी प्लेट बची है, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ लीजिए, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दीजिए, तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट को चौथे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दीजिए, और चौथे संधारित्र की अंतिम प्लेट को अंतिम संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दीजिए। इस प्रकार से परिपथ मिल जाता है। यह परिपथ ही आपका क्या है, श्रेणी क्रम है, परिपथ ही आपका श्रेणी क्रम है। क्यों है, क्योंकि इनका सीधा संबंध सेलों से नहीं है। आप प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को सेल से कनेक्टेड मान सकते हैं, दूसरे जो आपका अंतिम संधारित्र है उसकी अंतिम प्लेट को आप सेल से कनेक्टेड मान सकते हैं, लेकिन जो संधारित्र आपका C2, C3, C4
का सीधा संबंध सेल से नहीं है या बाह्य ऊर्जा स्रोत से नहीं है ना, एक सीधे तार के द्वारा, एक सीधे वायर के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सीरीज, इन सीरीज फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम इसमें देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है और हमको बताना क्या है। प्रत्येक ए मीटर स्क्वायर की तथा D1 व D2 मीटर की दूरियों पर परस्पर रखी 3 प्लेटों से बने निकाय की तुल्यदायता ज्ञात कीजिए। इनके बीच के स्थानों में एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 मानों के सापेक्ष वैद्युशीलता के वैद्युत माध्यम भरे हैं, निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 है। तो तुल्यदायता ये पूछते हैं, तो संयोग कैसा बन रहा है, C1 व C2 वाला, ये संयोग श्रेणी क्रम बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इनकी जो बीच वाली प्लेट है वो कॉमन है, दोनों ही संधारित्रों के लिए कार्य कर रही है और ये बिल्कुल कनेक्टेड है, इसीलिए इसे श्रेणी संयोग कहेंगे। समझ में आ रहा है? श्रेणी संयोग कहेंगे। तो लिखेंगे इन माध्यमों की परावर्तक एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 है, अतः संधारित्रों की धारिताएं C1 व C2 है। तब C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C1 इक्वल टू प्रथम संधारित्र के लिए लिखेंगे प्रथम संधारित्र की धारिता, प्रथम संधारित्र की धारिता सूत्र क्या है, C1 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D ये सूत्र होता है। लेकिन पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D1 मान लीजिए, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको D2 मान लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों की अलग अलग है, D1 में D2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो D1 में D2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, और जो एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल है प्लेटों के बीच का, बिल्कुल बराबर है, तो एक ही स्थान पर क्या है, ये ही चलेगा दोनों ही जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखने योग्य है, एप्सिलॉन 0 अपॉन D1 ये सूत्र है, इसमें क्या लिखते हैं, परावैद्युतांक और लिखते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक के स्थान पर इन्होंने निर्वात की वैद्युशीलता दे रखी है एप्सिलॉन 1, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 और चलेगा इसके साथ में, क्या चलेगा, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 0 अपॉन D1 ये होगी प्रथम संधारित्र की धारिता। ठीक इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे द्वितीय संधारित्र की धारिता, द्वितीय संधारित्र की धारिता, सेम सूत्र है, प्रयोग करेंगे, हो जाएगा C2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D1 के स्थान पर D2, यानी सारी वैल्यू हम D2 वाली या दूसरे संधारित्र वाली ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, C1 और C2 दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन ये तुल्य धारिता पूछते हैं और तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम वाला सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चूंकि का लगाएंगे चिन्ह, चूंकि का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार समायोजन करके, समायोजन का मतलब है दोनों संधारित्रों को जोड़कर, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, समायोजन करने पर C1 में C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता
तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तुल्य धारिता ज्ञात कर रहे हैं जी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1/c1। c1 की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 0 1 के अपॉन में लिखेंगे ना एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 0 a अपॉन में क्या है d अपॉन में क्या है d1 d1 कहाँ पहुंचेगा ऊपर पहुंचेगा तो मैं इसको डायरेक्टली d1 और ऊपर क्या है 1 है 1 से इसका गुणा करेंगे तो ये d1 ही हो जाएगा। ठीक है इस तरह से ये वैल्यू होगी प्लस ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे d2 अपॉन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 0 a कॉमन करके सॉरी एलसीएम लेके इसको हल करने का प्रयास करेंगे। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 a ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 बचा आपके पास केवल एप्सिलॉन 2 उसका गुणा करेंगे d1 से तो हो जाएगा एप्सिलॉन 2 d1। ठीक इसी प्रकार से एप्सिलॉन 1 d2 ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है केवल इतना ही आपको ये प्राप्त होगा इतना ही बचेगा। ये 1/c की वैल्यू चल रही है अतः तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे c को ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी ये वैल्यू भी क्या होगी पलट जाएगी इसलिए क्या लगाएंगे चिन्ह और लिखेंगे c इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन एप्सिलॉन 2 d1 प्लस एप्सिलॉन 1 d2। कुछ इस तरह से ये धारिता हमको प्राप्त हो जाती है और यही आपका आंसर है। ठीक है यहाँ पर अगर सारी वैल्यू अंकों में दे रखी होंगी तो हम यहाँ पर रखकर गणना करके तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ओके बिल्कुल सही है कैमरा बिल्कुल सही लगा हुआ है सही आपको दिख रहा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में सबके पास तक ये पहुंचाओ। अपने पास तक यदि इस ज्ञान को रखोगे तो आपको हानि हो सकती है। अधिक से अधिक बच्चों तक अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक आप इसको पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को करते हैं।